गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करंट अफेयर्स आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि आज थोड़ी देर से करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। अभय छजलानी साहब का निधन हो गया है। किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकार थे, आईपीएस थे, राजनेता थे या खिलाड़ी थे? तो अभय छजलानी साहब जिनका डेथ हो गया है वो एक पत्रकार थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे। 88 की एज में इनका डेथ हुआ है। कुछ समय से बीमार चल रहे थे और मध्य प्रदेश के थे। ये भी एक फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के सीनियर थे और ये जो भारतीय भाषाई समाचार पत्र है ना संगठन, उसका और द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनको 2009 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो एक अच्छे जाने माने पत्रकार थे। नई दुनिया एक पेपर आती है ना, तो नई दुनिया जो है उसके भी संपादक बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक अच्छा खासा नाम है उस फील्ड में इनका। दूसरा, राहुल गांधी को गुजरात की स्थानीय अदालत के द्वारा कितने साल का दोषी करार दिया है? तो इसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आंसर होगा 2 साल। 2 साल के लिए दिया है। और 2 साल अगर सजा दे दिया जाता है तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी जिसको कहते हैं आरपीए के तहत यहाँ पे एक सेक्शन है 8, उसके तहत 6 साल के लिए बैन हो जाता है। मैंने 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। और वो 6 साल की काउंटिंग कब से होगी? तो जब सजा समाप्त होती है उसके बाद से। तो टोटल 8 साल के आसपास हो गया। लेकिन ये भी बता दिया था कि जब तक अपील में मैटर रहता है तब तक मेंबरशिप नहीं जाती है, अदरवाइज मेंबरशिप जा सकती है। मैटर क्या था? इलेक्शन के दौरान मोदी सरनेम का यूज उन्होंने कुछ नारे लगवाने में किए थे, तो उसके कारण ये चीज़ें, इसके कारण इनके ऊपर ये आरोप मतलब आरोप दर्ज किया गया था। और इसका रिजल्ट अभी आया है सूरत कोर्ट के द्वारा। तो आंसर होगा सूरत। 2 साल के लिए इनको सजा दी गई है। अगला फैक्ट है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने भाई भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़े, इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का सौदा चौथा नहीं कितने करोड़ रुपए का उनसे एग्रीमेंट किया है? 2500, 3500, 3700 3700 करोड़ रुपए या 4100? तो इसका आंसर होगा 3700। टोटल जो इनका डील है वो 3700 का है। इस फैक्ट को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं और इसका आंसर होगा 3750, यानी 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का डील हुआ है। इस डील को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें पहला डील है 2800 करोड़ रुपए का। पहला डील है 2800 करोड़ रुपए का। इस 2800 करोड़ में वायुसेना को क्या दिया जाएगा? तो MPR यानी मीडियम पावर रडार, इसको MPR कहते हैं। तो मीडियम पावर रडार के रूप में अरु धरा इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो ये दिया जाएगा। अब एक और फैक्ट है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अरु धारा जो है वो मीडियम शक्ति रडार है और ये वायुसेना को दिया जाएगा। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट हुआ है, वो 950 करोड़ रुपए का है। उसके अंदर 129 DR, इसी को कहा जाता है 118 रडार। तो ये रडार दिया जाएगा। तो ये इसका अलग एग्रीमेंट है 950 करोड़ का और एक 2850 करोड़ रुपए का है। इसके लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसको BEL भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा आप BEL को भी जान लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। पहला फैक्ट कि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जिसको रक्षा मंत्रालय कहते हैं ना, उसके अंदर सिविल और मिलिट्री पर्पस से ये सामान को बनाता है। इसकी जब स्थापना हुई थी तो ये बेंगलुरु में, इसका पहला ब्रांच जो था, पहला कारखाना बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। और आज टोटल इसकी 9 मेन यूनिट है। मेन यूनिट 9 है। इसके अलावा कई रीजनल ऑफिस है। मेन यूनिट जो 9 है उसके अंदर गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तरांचल, हैदराबाद और मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है,
नवी मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में, और चेन्नई यानी जो तमिलनाडु में है। तो ये इसका मेन यूनिट है, और मेन यूनिट के बाद इनके कई सारे सब यूनिट भी हैं। इसके अलावा मतलब अलग अलग देशों के अंदर भी इनके क्षेत्रीय ऑफिस है, जिसमें न्यूयॉर्क और सिंगापुर भी आता है। तो डिफेंस सेना के लिए अलग तरह के रडार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सामान, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से रिलेटेड सामान, टेलीकम्युनिकेशन, विजन से रिलेटेड चीज़ें, तो ये सारा काम इनका है। यानी कुल मिला के ये टेक्नोलॉजिकली इन्हांस करने का काम करते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें। तो ये है, और इतने का डील यहाँ पे डन हुआ है। और कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो रडार है जिसको अरुधारा कहते हैं, एमपीआर जो है, वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अब डीआरडीओ के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी आप लोगों को। तो डीआरडीओ ने डेवलप किया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो डीआरडीओ की अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। ठीक है, 1958 में हुई थी। डिफेंस सेक्टर के अंदर रिसर्च करने में ये सबसे उम्दा संस्थान है, और इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत है। सबसे पहले ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, उसके अंदर ये भी आते हैं। और एक शानदार यूनिट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बेहतर तरीके से डिफेंस से रिलेटेड खास करके जो रिसर्च है, और भी सेक्शन है इनके, क्योंकि अभी लगभग इनके पास 5,000 से अधिक तो साइंटिस्ट है, 25,000 से अधिक इनके पास टेक्नीशियन है। तो एक इतने बड़े टीम के साथ ये काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक है, डिफेंस है, इवन मेडिकल सेक्टर के अंदर भी अलग अलग तरह की काम ये करते हैं। रडार है, प्रक्षेपास्त्र है, यानी मिसाइल बनाना हो, तो इन सब में डीआरडीओ ने बहुत ही बेहतर नाम कमाया है। तो ये हो गया। अब डीआरडीओ अब फिर यहाँ से हम लोग भटक गए थे ना, थोड़ा सा आते हैं जगह पे। एमपीआर के रूप में जो अरुणधारा के लिए 2800 करोड़ का डील किया गया है, वो डीआरडीओ ने विकसित किया, डीआरडीओ ने उसको डेवलप किया है, पूरी तरह से स्वदेशी है। और ये मतलब हवाई जो लक्ष्य है, वहीं उसी पे कौन सा मित्र देश का है और कौन सा शत्रु देश का है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करके उसको टारगेट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आगे है, वायु प्रहार एक संयुक्त अभ्यास है, वो किनके बीच में संपन्न हुआ? जल सेना या वायुसेना, वायुसेना या थल सेना, जल सेना, थल सेना, या तीनों सेना के बीच में? देखिए, ये जो अभ्यास था वो वायुसेना और थल सेना के बीच में हुआ है। वायुसेना और थल सेना के बीच में हुआ, जिसको इंडियन आर्मी कहते हैं। और ये लगभग 96 घंटे तक ये लगातार चला है। इसका उद्देश्य ये था कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जो युद्ध क्षेत्र है ऊंचाई जैसे सियाचिन, इस सब तरह के, उन क्षेत्रों में हवाई हमले के समय थल सेना की गतिविधियों के संचालन की क्षमता विकसित करना। ये होता क्या है पता है? होता क्या, जैसे मान लीजिए कि कारगिल है या बड़ा हिल स्टेशन है, अब उस पर कहीं भी कोई हो सकता है, आतंकी और ये सब हो सकते हैं। अब वहाँ अगर सेना वाला डायरेक्ट जाए तो वहाँ कैजुअलिटी बहुत अधिक होगी, नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। तो अमूमन होता क्या, हर देश इसको फॉलो करता है कि वहाँ सब पहले हवाई हमला करवा दिया जाता है। तो हवाई हमला में वो अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाते हैं। तो जब तक वो संभलते हैं, तब तक जो आर्मी है वो उस इलाके में इन कर जाती है। तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए ये एक अभ्यास किया गया था। आगे कि आईएनएस त्रिशूल एक सैन्य अभ्यास है, दो देशों के बीच में किया जाता है। किनके बीच में हुआ? भारत तो एक है ही है, भारत के साथ ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या रूस? तो आंसर होगा ब्रिटेन। दूसरा ध्यान देना है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक नौसैनिक संयुक्त अभ्यास है। और ये हुआ कहाँ है, ये कब हुआ है? तो 20 से लेकर 23 मार्च तक। ठीक है, 23 मार्च तक आयोजित किया गया। कहाँ हुआ? अरब सागर में, कोंकण तट पे। अरब सागर के कोंकण तट पे ये आयोजन किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस त्रिशूल पहुंचा, और 23 गाइडेड मिसाइल से लैस, मतलब HHS लैंकेस्टर ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो बेसिकली यहाँ दोनों देशों के बीच में क्षमता को अपना एक परखा गया आपस में।
और कोंकण जो 2023 है, समुद्र, वायु, जमीन और सतह, इन सब जगह ये युद्धाभ्यास किया गया है। तो ये फैक्ट है। इसके अलावा 2 दिवसीय G20 RIIG कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित होगा? G20 RIIG कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित होगा? ईटानगर, डिब्रूगढ़, कोहिमा, इम्फाल। इसका आंसर होगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। एक मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, और ये सबसे पहले जो आपका RIIG है, ये क्या है? इसको कहते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कहा जाता है। अब सवाल है, ये है क्या? G20 जो है ये बेसिकली बायो यूज की तरफ बढ़ने के लिए यानी बायो इकोनॉमी को स्थापित किया जाए, इसके लिए ये एक मतलब क्या गाइडलाइन हो, कैसे फॉलो करे और क्या करे, इसके लिए एक कॉन्क्लेव हो रहा है। और ये हो कहाँ रहा है? तो ये हो रहा है डिब्रूगढ़ में। इसके अंदर G20 के जो एक्सपर्ट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आएंगे। भारत के अलग अलग नेशनल या स्टेट लेवल पे इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जाएगा, और जो इससे रिलेटेड विद्वान है वो भी जाएंगे। तो एक अच्छा खासा गैदरिंग हो रहा है। 100 से अधिक लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद G20 के मेंबर हैं, उसके बाद भारत के अलग अलग वैज्ञानिक समुदाय के लोग हैं। अब इसके अंदर एग्रीकल्चर की चुनौती, कैसे हम डीकार्बनाइजेशन के साथ साथ बायो एनर्जी का यूज़ करें, बायो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करें, इन सब पे बात होगी। और यहाँ पर 3P के बारे में आप जानते होंगे। 3P का मतलब होता है, पहले P का मतलब होता है पीपल्स यानी लोग, दूसरे P का मतलब होता है पॉलिसीज यानी नीतियाँ, और तीसरे P का मतलब होता है प्लेसेस यानी स्थान। तो ऐसे करके इन सब पे यहाँ पे बात करके बायो इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ा जाए, इस पे बात चल रही है। इसके बाद पहला बंगला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ढाका, दीघा, दार्जिलिंग या कोलकाता? ये पहला बंगला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और इसका आयोजन किया जा रहा है कोलकाता में। अब बंगला है तो कोलकाता में ही होगा ना। तो बंगला अवार्ड इंक द्वारा ये आयोजित है। बंगला अवार्ड इंक के द्वारा आयोजित है, पहला बंगला अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है, और इसको फीचर फिल्म है, और ये कोलकाता स्थित सत्यजीत रे का जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है उसमें स्टार्ट हो रहा है। 24 से स्टार्ट है, 27 तक चलेगा। भारत सरकार ने भी इसके अंदर सहयोग किया है, और मतलब इस तरह से इसको इसलिए लाया गया है ताकि यहाँ एक्चुअली है क्या, यहाँ पे MRFTI की तरफ से मेन इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये MRFTI के डायरेक्टर कौन है? तो हिमांशु शेखर हैं। इसको मतलब इस फेस्टिवल को यानी बंगला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया है। और यहाँ मकसद ये है कि मतलब यहाँ पे जो मूवीज़ दिखाई जाएंगी, यहाँ जो कलाकार हैं वो और लोगों के नज़र में जाए, यानी यहाँ के प्रतिभा का सम्मान हो, और लोग यहाँ की मतलब यहाँ के जो कल्चर है, फिल्म बनाने का तरीका है, इन सबको समझें। और इसमें एक बांग्लादेश की मूवी को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा हिंदी, भोजपुरी, मराठी, ओडिया, अलग अलग लैंग्वेज की जो मूवीज़ है वो भी इसके अंदर आएगा। अब ये बड़ा एक कमाल का फैक्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक देश की मुद्रा जो है वो रूबल है? आपको लगेगा क्या पूछा जा रहा है? करंट के साथ इसका जुड़ाव है। रूस, चीन, ईरान और जापान। तो आंसर होगा इसका रूस। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले सालों में। कारण क्या है कि शी जिनपिंग जो हैं दोबारा से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनकी देश में बिल्कुल लोकप्रियता नहीं होने के बाद भी तानाशाही तरीके से उन्होंने जिस तरह से सत्ता संभाला, और जिस तरह से चीन मजबूत इकोनॉमी के रूप में उभरा है, रसिया का अमेरिका से शुरू से झगड़ा है, अमेरिकी डॉलर का वर्ल्ड लेवल पे एक वर्चस्व है, उसको तोड़ने के लिए क्या किया अभी कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या कर दिया। अभी जब यूक्रेन से लड़ाई हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, अभी चल ही रही है, तो पुतिन ने क्लियर बोला था कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो रूबल में हो,
यानी उनकी करेंसी में ट्रांजेक्शन हो, अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहते थे। अब चाइना, भी शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे पे हैं रसिया में, तो अब क्या हो गया, अब रूस ने क्या किया, अपनी नीति को बदला, और अब वो क्या कह रही है, रूस क्या कह रहा है कि अब चीनी जो करेंसी है युआन, अब युआन का प्रयोग किया जाए, यानी जो भी लेन देन हो रसिया, लैटिन अमेरिका, इन सब जगह पे रूस के साथ, तो युआन का यूज़ किया जाए। तो ये कोशिश, इनको पता है कि इनका पैसा जो रूबल है वो मजबूत तो हो नहीं सकता उतना, लेकिन युआन हो सकता है। तो डॉलर को तोड़ने के लिए युआन को ये प्रमोट कर रहे हैं। वैसे भी यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई शांत हो, उसके लिए चाइना ने 12 सूत्री फॉर्मूला दिया था, रसिया उस पर ऑलमोस्ट सहमत है। तो रसिया और चाइना के बीच में अभी हाल में 2 एग्रीमेंट भी हुआ है। 2030 तक एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये, और अभी अमेरिका को अगर खतरा है किसी मजबूत देश से, तो वो चाइना ही है। तो चाइना को रसिया ने इस मामले में सपोर्ट कर दिया है, और अपनी करेंसी को डाउन करके इन्होंने युआन को ऊपर कर दिया है। तो अपनी करेंसी को डाउन करके इन्होंने युआन को ऊपर किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आगे जाके डॉलर पे इम्पैक्ट डालेगी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं आपके करंट अफेयर्स के आज के। मिलते हैं अगले वीडियो में।